नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग जैसे जैसे कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयों के साथ साथ ट्रेड यूनियन की चर्चा कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन नेताओं की एक से एक पोल खुल रही है और इसी क्रम में हम लोग यह जानेंगे कि जब से इंटक रेडी गुड की तरफ से कोलकाता हाई कोर्ट में और जबलपुर में एक मामला दर्ज किया गया है बिस्ट की तरफ से, तब से इंटक के जो अलग अलग धड़े हैं वो कमोबेश सभी चारों यूनियन पर आक्रामक हो गए हैं। वैसे जी संजीवा रेड्डी ने भी कहा है कि जो भी चारों ट्रेड यूनियन है इंटक को छोड़ करके एटक, बीएमएस, एचएमएस और सीटू, इन लोगों में वह क्षमता नहीं है कि मजदूर हित में कोई समझौता कोल इंडिया के प्रबंधन के साथ मिलकर करा सके। यही वजह है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं मजदूर हित में उनको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सका है। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं इंटक के त्रिपाठी गुट से भी अलग हुए महासचिव रामेश्वर प्रसाद फौजी से। उन्होंने भी आक्रामक रवैया अपनाते हुए उन्होंने भी आक्रामक रूप से चारों यूनियनों पर यह कहा है, चारों यूनियनों के प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया है कि इन लोगों के रहते कभी भी मजदूर हित में कोई समझौता नहीं हो सकता है और जो समझौते हुए हैं उसका भी इम्प्लीमेंट इनके द्वारा नहीं हो पाया है। यही वजह है कि मजदूरों की तो गति हो ही रही है, उनके कई सुख सुविधाएं छीनती जा रही है और कोयला खदानों का निजीकरण भी भारत सरकार कर रही है। बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार यह नहीं चाहती है कि हम लोग यानी इंटक के लोग आगे आवे और यही वजह है कि उन्होंने चारों इंटक को 10वें वेतन समझौता से लेकर के अभी तक भी यानी 11वें में भी शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। मजबूर होकर इंटक की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर करने की गई है। अब अगर हम उनसे यह भी पूछा गया कि भाई आप लोग इंटक के लोग जो है 4 गुटों में बटे हैं, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि मजदूर हित में हम लोग चारों एक हैं, हम लोग कोई अलग नहीं हैं और एक साथ रह करके हम लोग जो भी काम करते हैं कांग्रेस के लिए करते हैं। इसलिए कोई यह न समझे कि हम लोग अलग अलग हैं तो मजदूरों का लोग कोई अहित कर देगा। तो आइए हम सुनते हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने हर एक सवाल का जवाब किस रूप में दिया है। रामेश्वर जी, अभी कोल इंडिया में जेबीसीसीआई का दौर चल रहा है और जेबीसीसीआई में बहुत सारे फंडे हैं जिसमें इंटक को बाहर कर दिया गया है और 4 यूनियन अपना एग्रीमेंट में उपस्थित रहेगा बैठक में। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि मजदूरों को लाभ मिलेगा या हानि होगा? जेबीसीसीआई 9 में जो भी मजदूर हित में समझौते किए गए थे, जेबीसीसीआई 10 में इंटक शामिल नहीं था। तो जो जेबीसीसीआई 9 में समझौते किए गए उसको इन लोगों ने लागू नहीं करा पाया। जैसे कि मेडिकल अनफिट 940, स्पेशल फीमेल वीआरएस, वो अभी तक लागू नहीं करवा पाए। उसके साथ ही इन्होंने जो अंडरग्राउंड अलाउंस था उसको कटवा दिया। पेंशन का रिवीजन का मुद्दा था वो गौन हो गया। और अभी जो सरकार का रवैया है निजीकरण का, सरकार अभी जैसा कि नोटिफिकेशन हुआ है 67 कोयलोरियों को नीलामी करने जा रही है। अभी समाचार जो सामने कोयलांचल पूरे देश पर है कि हर एक साल 5% मजदूरों को छटनी करने जा रही है कोल इंडिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो 4 ट्रेड यूनियन हैं जो पहले के मुद्दे जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू नहीं करा पाए और जेबीसीसीआई 10 में ये गौन हो गए। जब पिछले मुद्दा जब लागू नहीं होगी तो आगे भविष्य में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई काम करा पाएंगे। जैसे अभी तत्काल जो एक समस्या आई थी कि 2017 में 1 जनवरी 2017 से रिटायर कर्मियों को 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी मिलना था। अधिकारियों को जनवरी 2017 से 20 लाख ग्रेच्युटी मिलना शुरू हुआ, लेकिन कर्मचारियों को मार्च 2018 से ग्रेच्युटी का भुगतान हुआ। बाहरी मजदूरों के बीच में जाकर के चिल्ला चिल्ला के भाषण देते हैं
कि रिटायरमेंट कर्मियों को हम पेमेंट कराएंगे, लेकिन अभी 16 सूत्री मांग पत्र इन्होंने तैयार किया है, जिसमें न मेडिकल अनफिट का है, न फेमल VRS का है। एक कलर ब्लाइंड भी मुद्दा आया था, कलर ब्लाइंड का मुद्दा नहीं उठाया गया। ये पेंशन रिवीजन का मामला नहीं उठाया गया। और आगे मैं समझता हूँ कि बिना इंटक का कोई भी समझौता मजदूर हित में करने के लिए ये यूनियन अक्षम नहीं है। जैसा अभी तक JBCCI 10 में हम देखे हैं, अब आगे आने वाली परिस्थिति में इसमें कोई शक नहीं कि ये चारों यूनियन फेलियर होंगे। मजदूरों का भूतकाल देख लें, आपको मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि जब से JBCCI का गठन हुआ है, इंटक की एक अहम भूमिका रही है। जो भी फैसले लिए गए हैं मजदूर हित में दिए गए हैं और इंटक ने उसे लागू करके दिखलाया है। लेकिन JBCCI 10 के बाद मजदूरों की समस्याओं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जिसका फर्क पूरे मजदूरों के परिवार में, शहर में, पेंशन में, हर एक सुविधाओं में पड़ रहा है, ये यूनियन अक्षम है। कारण कि जो 4 यूनियन है उसमें BMS आज हावी है, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है। और बाकी जो यूनियन उनके 3 हैं वो उसके पीछे पीछे नाच रहे हैं, उनके इशारे पर चल रहे हैं। अपना कोई इनका मत नहीं है, BMS के मत पर ही अपना डिसीजन ले पाते हैं। और सरकार का जो रवैया है कोल इंडिया के प्रति ठीक नहीं है। जो परिस्थितियां सामने आ रही है, तो मैं समझता हूं कि अगर 11 में समझौता हो भी जाता है, ऐसे तो इंटक की तरफ से कोर्ट में इंटक को बाहर रखने के लिए केस किया गया है। कोर्ट का क्या फैसला होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इंटक अलग अलग ग्रुप में है, भले आपस में हम लड़ते हैं, भाई भाई की लड़ाई है, लेकिन सभी हम लोग कांग्रेस के लिए काम करते हैं। इंटक के काम से मजदूर इंटक के साथ आते हैं। ये लड़ाई आज न कल खत्म हो जाएगी, सभी एक हो जाएंगे। लेकिन मजदूरों के मुद्दे पर सभी हम लोग एक साथ हैं और आगे भी जरूरत पड़ी तो एकजुटता के साथ इंटक मजदूरों के साथ खड़ी होगी। और यूनियन अगर सही निर्णय नहीं लेता है तो उसका हम विरोध करने के लिए भी सक्षम हैं। BMS तीसरे स्थान पे है कोल इंडिया में। इसके अलावा और 3 यूनियन की आप बात कर रहे हो, कौन कौन यूनियन है? HMS, C2, AITUC। तो क्या ये सभी BMS के आगे पीछे घूम रहे हैं? एकदम निश्चित घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? जब ये तीसरे स्थान पे है तो इसका पकड़ तो मजदूरों के बीच कम है, और सबसे मजबूत पकड़ वाले जो HMS वाले हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग पकड़ की मतलब नहीं है। आज के ट्रेड यूनियन ट्रेड बन गया, व्यापार हो गया। आज जो भी शीर्ष नेतृत्व है, 90% नेता व्यापार में लगे हुए हैं। आप नजर उठा के देखें, जो शीर्ष नेतृत्व है, कोई 500 कोई 1000 करोड़ का मालिक बन गया। आखिर इनके पास कहाँ से भंडार आ गया पैसों को? दौलत कहाँ से आ गई? क्या टकसाल है? ये इन्होंने मजदूरों को मांग को बेच करके, मैनेजमेंट की दलाली करके और व्यापार करके, ठेकेदारी करके, और इन्होंने पैसे कमाने का काम किया, झोली भरने का काम किया, जिसका नतीजा है कि मजदूर वर्ग में इनकी पहचान धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और आने वाला समय में अगर यही रवैया रहा तो हम समझते हैं कि मजदूरों का ट्रेड यूनियन से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि प्योर व्यापारीकरण होते जा रहा है यूनियन का। 10% नेता हैं जिस पर मजदूर कुछ विश्वास करके अभी टिके हुए हैं, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार यूनियन में बढ़ते जा रहा है कि आने वाला समय में ट्रेड यूनियन अपना अस्तित्व खो देगी। और मजदूर का जो पहले कंपनी मालिक के समय में स्थिति थी, बंधुआ मजदूर का, वही मजदूर होने जा रहा है। जो सरकार का रवैया, जिस रास्ते पर सरकार चल रही है, चाहे कोयलोरियों में छटने के मामला हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, दृढ़ संकल्प है मोदी सरकार कि कोल इंडिया को तहस नहस करके ही दे। बीच में एक बयान आया था, JBCCI के वरिष्ठ नेता जी हैं, उनका एक बयान आया था कि 1 बोतल शराब में JBCCI के बैठक को बेच दी जाती है। इस पर आपका कहना है? 1 बोतल शराब? अभी तो कुछ ऐसे नेताओं को बता दूंगा, ऐसे JBCCI में बैठने वाले नेता हैं कि वो JBCCI में बैठने के लिए, वो JBCCI के मेंबर बनने के लिए वो अल्टरनेट मेंबर क्यों नहीं हुआ? जब अल्टरनेट मेंबर में बहुत लोग का नॉमिनेशन हुआ है तो 2-4-5 लाख रुपया खर्च करके जश्न मनाया जा रहा है। कि वैसे भी अल्टरनेट मेंबर JBCCI में बन गए हैं जो जश्न मना रहे हैं, तो क्या वे लोग पैसा दे करके मेंबर बने हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये तक ये जो
मेंबर बनाते हैं, मैं पार्टी का नाम लेना चाहता हूँ, 20-20, 25 लाख 50 लाख दे करके अल्टरनेट मेंबर, केवल क्योंकि JBCCI में नाम आ जाए, और नाम आने के बाद वो दोहन करें, शोषण करें कोल इंडिया के। कोल इंडिया में आप तो प्रेस वाले हैं, कहाँ कोई भी जगह देखिए आज हर एक कोयला क्षेत्रों में, चाहे रेक लोडिंग हो, चाहे ये रोड सेल हो, लाखों लाख रुपया का सुबह से शाम तक कलेक्शन हो रहा है, करोड़ों करोड़ों का गेम CCL में हो रहा है, जिसमें कर्मचारी तो इन्वॉल्व है ही, अधिकारी भी इन्वॉल्व है, और उनको संरक्षण प्राप्त है। ये ट्रेड यूनियन के नेता जो आज ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।